वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो आप स्क्रॉल करते हो या आप मुझे देख रहे हैं। और गाइस मैं आपको करवा रही हूँ CTET 2020 SST कंटेंट, जिसमें मैं कवर करवा रही हूँ आपको ज्योग्राफी का सेक्शन। क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि पार्ट 1 मैंने 2 घंटे पहले अपलोड कर दिया है और लेसन नंबर 5 मैं आपको करवा रही हूँ। और गाइस इतना मैंने आपको पार्ट 1 में कवर करवा दिया था, क्योंकि मैंने आपको यूँ कहा था कि वीडियो ज़रा सी लंबी हो जाती तो थोड़ी बोरियत हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की, और वीडियो ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और इस तरह आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल हम आसानी से इसको कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का जो लाभ है लेते हुए विकसित हुए। हम इसमें जो बात कर रहे थे गाइस, इस्पात की बात कर रहे थे, तो ये हमें एक उसकी खूबी बता रहा है कि भारत में किस किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। अब बात करेंगे कि हम महत्वपूर्ण इस्पात जो उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं, तो भिलाई है, दुर्गापुर है, बनपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है। एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। तो ऐसे कौन से 4 राज्य हैं, इनके नाम अलग से हैं। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो ये 4 राज्य हैं जिनके आपको अच्छे से नाम याद रखने हैं। ये 4 राज्य जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भद्रावती और विजयनगर है कर्नाटक में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, सलेग है तमिलनाडु में। ये स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन से ऐसे प्रदेश हैं या कौन से ऐसे राज्य हैं या कौन से ऐसे देश हैं, आपको ऐसे नाम याद रखने होते हैं। तो यहाँ पे प्रदेशों की बात हो रही, राज्यों की बात हो रही है, तो ये स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये 3 कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे गाइस जमशेदपुर के बारे में कि 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था जमशेदपुर में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को कहते हैं, ये निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि यह कार्य सरकार ने अपने हाथ में लिए और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र जो है इन्होंने स्थापित किए। ये काम हुआ स्वतंत्रता के बाद। झारखंड की अब बात करेंगे। झारखंड जो है वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के समीप सांची में सन 1907 में टिस्को की इन्होंने शुरुआत की थी। ये आपको डेट याद रखनी है, सन याद रखना है, 1907। साक्षी का नाम बदलकर इन्होंने जमशेदपुर रखा। पहले क्या था गाइस, साक्षी था, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। ऐसे कौन कौन से कारण थे वो हम पढ़ेंगे। स्थान जो था गाइस, ये बंगाल के और नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। तो पहला कारण तो ये था कि इनका स्थान बहुत बढ़िया था। और जो ये स्थान है ये लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के जो निकट भी था और जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। तो ये दूसरा कारण हुआ। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलेमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। तो ये टिस्को के बारे में बताया गया, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की इनकी आपूर्ति होती थी। कहाँ कहाँ से होती थी, खरकई से और स्वर्ण रेखा नदी से। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र जो है स्थापित किए गए। रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन। तो ये टिस्को के बाद ये सब कुछ इनका उत्पादन यहाँ पर होने लगा जमशेदपुर में। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी स्थापित हैं। द्वितीय उत्पादक रोलिंग मिल्क और सहायक उद्योग में इसमें शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। हमने जमशेदपुर के बारे में इतनी जानकारी ली, तो पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ है, इस तरह यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हमें मिलते हैं। जो ये पिट्सबर्ग है गाइस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध होता है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की जो है लोहे की खाने से प्राप्त होता है। जो लौह अयस्क मिनेसोटा है वो लोहे की खानों से इनको प्राप्त होता है, जो लगभग पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। सब कुछ पॉइंट्स में है।
मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कन्फ्यूज़न होगी। पीडीएफ चाहिए तो गाइज़ आप मुझे मेल कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है neha.sahilkhurana1992@gmail.com। आप मुझे पर्सनली मेल भेजिए तो मैं आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगी। ओके। खानों और पिट्सबर्ग के बीच में जो है नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है। यह अयस्क से नौ परिवहन हेतु बिल्कुल ही सस्ता मार्ग है। ओके। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लो अयस्क रेलगाड़ियों में लाया जाता है। जो ग्रेट लेक से होता है ना पिट्सबर्ग क्षेत्र, तो ये किस में लाया जाता है? अयस्क रेलगाड़ियों में लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एलंगनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। तो ये पिट्सबर्ग के बारे में आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ से इनको जल प्राप्त होता है। ये 3 ऐसी नदियाँ हैं, ओहियो, मोनोगहेला और एलंगनी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। इस्पात मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलेगनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदियों के सहारे स्थित है। तो ये 3 आपको मैंने अभी ये नदियाँ बताई हैं कि कहाँ कहाँ से ये जल प्राप्त होता है इनको। तो ये इनकी स्थिति बता रहे हैं कि जो मिले हैं वो कहाँ कहाँ पे है। तो ये जो पिट्सबर्ग है मान लीजिए, तो इसके ऊपर मोनोगहेला और एलेगनी नदियों की घाटियाँ होंगी। और बिल्कुल मान लें हमने पिट्सबर्ग करा तो इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर क्या है? ओहियो नदी के ये सहारे। ये तीनों जो है मतलब कि ये तीनों नदियों से घिरा हुआ है पिट्सबर्ग। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा भेजा जाता है। जो भी आपको इस्पात मिलेगा वो जल से और थल से दोनों से ही मार्गों से आपको मिल जाएगा। इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं यहाँ पर, जैसे कि रेल पटरी उपकरण मिलेंगे आपको, भारी मशीनों के उत्पादन मिलेंगे। इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में ये करते हैं। ग्रेट लेक्स के नाम पर आपको सुपीरियर, हाइरोइन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है, तो ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। 5 झीलों में से जो सुपीरियर झील, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा गाइस, जो ये सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। ओके। अब गाइस हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग में कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के क्या हैं? कच्चे माल होते हैं। और जो रेशे गाइस होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक में क्या? प्राकृतिक रेशे में क्या क्या आएगा? ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट, ये आपको याद रखना है। और मानव निर्मित में नाइलिन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेथोन, तो ये इसमें आएगा। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि प्राकृतिक में कौन कौन सा आएगा और मानव निर्मित में कौन कौन से आएंगे। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हस्तकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी की बात बता रहे हैं। और 18वीं सदी में पावर लूम थे, जो उन्होंने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? पावर लूम ने। भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका आज सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों को एक विस्तृत भारतीय ये बाजार था। ढाका में इसको मलमल मिलता था, कालीकट में केलिको और बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा में सुनहरी जरी आपको मिलेगी और मसूलीपट्टनम में आपको छींट मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सूती वस्त्र उद्योग के गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। जो सूती वस्त्र उद्योग थे ना, वो किस कारण विश्व विख्यात थे? गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए। अब इसमें एक जो कहते हैं ना, क्या आप जानते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में क्या थी? स्थापित की गई थी। पोषण, आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में जो है दूध फैलाव में सहायक थे। कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे व्यक्तियों के कारण ऐसा हुआ कि इनका जो उद्योग था वो इतने स्थान पर घिरा हुआ था। प्रारंभ में क्या था कि गुजरात और महाराष्ट्र में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण ये पनपा था। यहाँ पर क्या हुआ कि वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है या की जा सकती है और कच्ची कपास जो है इसमें शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है, इसलिए भारत के विभिन्न भागों में ये फैल गया। अब गाइस इसके बात करेंगे हम महत्वपूर्ण केंद्र की, कि महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई,
अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत। तो ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं कुछ। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये भी बंद हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम गाइस अहमदाबाद की। साबरमती नदी के तट पर गुजरात में स्थित है अहमदाबाद, जैसे कि आपको पता ही है। 1859 में पहली सूत मिल यहाँ पर स्थापित हुई थी। मुंबई के बाद जो है भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर है। भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बिल्कुल सहायक है। कच्चा माल आसानी से यहाँ पर उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए बिल्कुल आदर्श है। सपाट भूभाग है, भूमि की आसानी से उपलब्धता है। मिलों की स्थापना के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कारण है। सुविकसित सड़कें हैं, रेल मार्गें हैं, जो उनका जाल है सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में ये मदद करता है। नज़दीक में क्या क्या है अहमदाबाद के मुंबई पत्तन है। इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। तो बिल्कुल आपसे बिल्कुल ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अहमदाबाद का दे दिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा जा सकता है सीटेट में। हाल ही में इनकी सूती मिलों में जो समस्याएं आई हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या कारण था कि मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण ना होना, टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप नहीं हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा जो है निर्यात किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डायरेक्ट आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग कितना हिस्सा निर्यात किया जा सकता है। तो 1/3 जो हिस्सा है वो निर्यात किया जाता है। लास्ट है हमारा ओसाका के बारे में जानना, जो है कि जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है ओसाका। जापान का इसको मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता ये सुनिश्चित करता है। पोषण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए आवश्यक है। थोड़े योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल ये उपलब्ध कराती है। इसकी कौन सी नदी है? योडो नदी ओसाका की। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट स्लाइड हमारी और चैप्टर कंप्लीट हमारा कि यहाँ पर क्या है ओसाका में कि श्रमिक जो हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्तुओं के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। पतन की जो अवस्थिति होती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर बिल्कुल निर्भर करता है। कपास जो है मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद जो है निर्यात किया जाता है, उसको बेचा जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से यहाँ पर एक अच्छा जो है हमें बाजार उपलब्ध होता है। हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों जैसे लौह इस्पात ने ले लिया, मशीनरी ने ले लिया, जहाज रानी ने ले लिया, ऑटोमोबाइल ने ले लिया, विद्युत उपकरण ने ले लिया और सीमेंट लेते जा रहे हैं। तो गाइज इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ 2 पार्ट्स में। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सीटेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में आप उन बच्चों के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो बच्चे एसएसटी पढ़ रहे हैं रिसेंटली। मैं आपको एनसीईआरटी ही कवर करवा रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीटेट 2020 से रिलेटेड ही आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप उन बच्चों के साथ भी कर सकते हैं जो सीबीएसई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, बच्चों को बहुत आसानी होगी। नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं, मेन पॉइंट्स हैं और यही मेन पॉइंट्स उन बच्चों को भी याद रखने हैं। और गाइस हमें तो याद रखने ही हैं सीटेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। और आप ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए कि इससे ही मेरी सारी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी आप मुझे कर सकते हैं फॉलो। और जल्द ही मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाली हूँ जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी और उसमें मैं वीडियो भी अपलोड करूँगी। और साथ में मैं अब आपको सीडीपी के और अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगी। तो वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और वो जल्दी ही सब काम होंगे। जैसे आपको पता ही है मेरी छोटी सी गुड़िया है तो मैं उसमें ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, लेकिन अब मैं ये जल्दी काम ही करूँगी। बातें बहुत हो गई है और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।